आप देख रहे हैं आकलन न्यूज टीवी। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का आकलन न्यूज में स्वागत है। कभी कभी एक मुलाकात बदलाव की नई शुरुआत बन जाती है। इसी क्रम में डॉक्टर कमल एस सक्सेना, मेंटोकोस कनेक्ट ग्लोबल की मुलाकात पूर्व एसीपी वेद भूषण से हुई, जहां नशा उन्मूलन और युवाओं को नशे से दूर रखने के प्रभावी उपायों पर सार्थक चर्चा हुई। इस बैठक में जागरूकता, सामाजिक जिम्मेदारी और सामूहिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया गया। कॉरेज साहस का एहसास के माध्यम से नशामुक्त और जागरूक समाज की दिशा में यह एक प्रेरणादायक पहल है। खबर जोगिंदर डोगरा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कमल एस सक्सेना है, मेंटोकोस कनेक्ट ग्लोबल। आज मेरे साथ है एसीपी वेद भूषण जी, जो रिटायर्ड हैं, लेकिन आज भी वो अपने कार्य इस तरीके से निभा रहे हैं कि देश और विदेश तक उनकी आवाज़ कई चैनलों के द्वारा जाती है। आने वाले समय में जब हम अपना प्रोग्राम करेज टू कॉन्कर जो नशा मुक्ति के लिए हम करने जा रहे हैं ऑन 26 जून, जो प्लान किया है 25 के लिए, हम पूछना चाहते हैं सर से, वेद भूषण जी से, कि उनका इस पुलिस फोर्स की जर्नी में रहते हुए नशा और नशा मुक्ति के लिए उनकी क्या क्या बातें रहे हैं, उनका क्या अपना एक्सपीरियंस है, वो हमारे साथ शेयर करें। जी कमल जी, नशा हिंदुस्तान में बहुत बड़ी एक समस्या के रूप में रहा है। हम लोगों ने एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम नवज्योति डी एडिक्शन है। किरण बेदी उस संस्था की प्रेसिडेंट है, मैं सेक्रेटरी हूँ। जब मैडम कहीं गवर्नर होती है, इम्पोर्टेंट पोस्ट पे होते हैं, तो मैं प्रेसिडेंट होता हूँ, वो मेरी सेक्रेटरी होती हैं। तो ये जर्नी शुरू होती है मजनू टीला, दिल्ली में एक जगह है जहाँ पर 80s के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रग्स का प्रचलन था। स्मैक एक वाइट एक ड्रग होता है, उस ड्रग्स का इतना ज़्यादा प्रचलन था कि गली के हर मोहल्ले, हर जगह, यूनिवर्सिटी के अंदर, ऑफिस के अंदर यंग लड़के लड़कियां तमाम इस ड्रग्स का शिकार थे। तो एक बहुत बड़ी चिंता थी कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। तो इस संस्था की जो नवज्योति संस्था है हमारी, उसके हम लोगों ने 5 लोग उसमें इनिशियली जुड़े थे, जिसमें किरण बेदी हेड थी उस समय उत्तरी जिले की, और हम लोगों ने उसमें काम करना शुरू किया। वो जब काम करना शुरू किया तो धीरे धीरे सरकार ने भी देखा कि एक संस्था इसमें बड़े रुचि ले रही है और काम कर रही है, और हमने इसमें बाकायदा इसका एक ऑफिस करा और तमाम जितने भी लोग थे उनको कनेक्ट किया और मजनू टीला से इस प्रोग्राम की शुरुआत की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड था वो मजनू टीला था। वहाँ एक तो लोकल छंग बनती थी जो लोकल चावल से शराब बनाते हैं ताइवान के अंदर, चाइना के अंदर, तो और दूसरा स्मैक एडिक्ट्स का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो धीरे धीरे उसको एड्रेस किया गया। सरकार ने उसके बारे में संज्ञान लेते हुए पार्लियामेंट में एक कानून पास हुआ जो आज पूरे हिंदुस्तान में लागू है। उसका नाम है NDPS एक्ट, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, एक जिसके तहत पूरे हिंदुस्तान में आज जितनी भी ड्रग्स के जो मुलजिम पकड़े जाते हैं उसमें कंज्यूम करना, पजेशन करना, कैरी करना हर तरह से एक ऑफेंस है। शुरू में लोगों ने इसकी बड़ी खिलाफत की क्योंकि इसमें ड्रैकोनियन प्रोविजन थे, इसके अंदर आजीवन कारावास तक का प्रोविजन था, प्रॉपर्टी अटैच करने तक का प्रोविजन है। परंतु धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान को लगा कि ये जरूरी है, अपने बच्चों को, अपने जनरेशन को बचाना है, तो इसलिए ये बहुत कारगर सिद्ध हुआ। आज पूरे हिंदुस्तान में जब भी कोई ड्रग्स से रिलेटेड चाहे बड़ा कार्टेल पकड़ा जाए, चाहे छोटा ड्रग्स का यूजर पकड़ा जाए, उसको इसी एक्ट के तहत बंद किया जाता है, जिसकी सजा बहुत लंबी है और आमतौर पर हाई कोर्ट तक से बेल लेना नामुमकिन होता है। तो ड्रग्स के लिए ये एक बहुत बड़ी मुहिम थी। हालांकि पंजाब में फिर दोबारा से पैर पसारा, आपने देखा उड़ता पंजाब नाम से पिक्चर बनी, जिस तरह से गांव-गांव के अंदर वहाँ ड्रग्स है। आज की डेट में सरकार, पंजाब सरकार ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि विफल हो गई है उसको चेक करने के लिए, रोकने के लिए। परंतु दिल्ली में इसमें काफ़ी हद तक कंटेन किया गया है। पहले दिल्ली के हर सड़क पर, लाल किला, कश्मीरी गेट, पुरानी दिल्ली, JNU, हर जगह सड़क पर लेटे हुए आपको ड्रग्स के एडिक्ट मिल जाते थे। परंतु अब वो सीन दिल्ली के अंदर नहीं है। कम से कम दिल्ली और बहुत सारे हिस्सों के अंदर इस पर कंट्रोल की स्थिति है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट जो हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, वहाँ भी इस तरह के ड्रग्स हैं, पर वो दूसरे लोकल ड्रग्स हैं, मैरिजुआना है, गांजा है, चरस है, भांग है, इस तरह की और चीज़ें हैं। परंतु जो मेन ड्रग्स था नारकोटिक्स, जिसमें NDPS एक्ट में आता था, उस पर पूरी तरह से चेक पा लिया गया। ये भारत सरकार की और तमाम संस्थाओं की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जी, आपने बहुत अच्छा बताया। एक इसके साथ मैं आपसे प्रश्न रखूंगी कि कई सारे एक्ट आपने बताए,
और आज हम कहते हैं कि सोसाइटी को कंपैशनेट होना चाहिए, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी टूवर्ड्स द पर्सन्स हु आर ड्रग एडिक्ट्स और या रिकवरी के फेज पे हैं, वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं। तो ऐसे में पुलिस फोर्स का उनके साथ कैसा रवैया है, जो चाहते हैं कि हम इससे बाहर निकले लेकिन फिर भी किन्हीं वजहों से वो नहीं निकल पा रहे हैं। देखिए, इसके लिए आपकी सपोर्ट कैसे? हाँ, पुलिस का जो डिपार्टमेंट का काम है, जो भी ऑफेंस है उसके अंदर उनको अरेस्ट करना और जेल के अंदर भेजना, और जेल में वो तमाम करेक्टिव मेथड्स लिए जाते हैं। सरकार जेल के अंदर उनके लिए तमाम क्लासेस चलाती है, तमाम उनको अवेयर करती है। उनको ड्रग्स छुड़ाने के लिए कोई मेडिसिन चाहिए, कोई योगा चाहिए, वो तमाम चीज़ें सरकार की तरफ से की जा रही हैं। परंतु इसमें पहल परिवार से, घर से, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सड़क, कूचे, हर जगह से तैयारी होगी, तभी इस पर पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। कि वो सरकार की जिम्मेदारी नहीं, एक इंडिविजुअल माता पिता की जिम्मेदारी है, बच्चे की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को देखें कि क्या उस नशे का शिकार तो नहीं हो रहा, किन लोगों के साथ उठता बैठता है, क्या उसके आर्थिक साधन है, क्योंकि जब आर्थिक साधन खराब होते हैं तो फिर वो अपराध की तरफ जाता है। पुलिस के लिए भी एक चैलेंज बनता है। तो आपके द्वारा ये मैसेज तमाम समाज में जाएगा कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी माता पिता की है कि वो तमाम चीज़ों को समझे। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब एक ड्रग एडिक्ट, ड्रग एब्यूज के लिए हम जब मैनेजमेंट करते हैं तो रिकवरी, रिहैबिलिटेशन और फिर सोसाइटी में आना चाहता है, तो वहाँ हमें क्या उसको सपोर्ट देनी चाहिए कि वो मेन स्ट्रीम में जुड़ सके? देखिए, रिहैबिलिटेशन सेंटर उसके लिए प्राइवेट लोग भी हैं, सरकारी माध्यम से भी खोले जा रहे हैं। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर तमाम वो इस तरीके अपनाए जाते हैं जो मॉडर्न है, साइंटिफिक हैं, और जिनसे इन तमाम चीज़ों का इलाज किया जाए। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर ही इसका एक साधन है कि रिहैबिलिटेशन सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा खोले जाएं और उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि विलिंगनेस है। यदि कोई आदमी नशा छोड़ना नहीं चाहेगा तो कोई ताकत उसको नशा नहीं छुड़वा सकती। ये उसकी विलिंगनेस भी होनी चाहिए, उसकी परिवार की विलिंगनेस भी होनी चाहिए, तभी इन चीज़ों पर कंट्रोल पाया जा सकता है। एक प्रश्न मेरा है कि जब हम रिहैबिलिटेशन सेंटर्स विजिट करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि शायद विमेन ड्रग एब्यूजर्स नहीं होंगे, लेकिन हम उन्हें पाते नहीं हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में। तो क्या सेपरेट रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं जो आर केटरिंग टू द वुमेन्स? देखिए, वुमेन्स की संख्या ऑलमोस्ट नगण्य है जो ड्रग्स की कैटेगरी में आती हैं। महिलाएं यूज़ नहीं करती। महिलाएं जो करती हैं, नशा करती हैं, विस्की, वाइन, टकीला, जो उस तरह के ड्रिंक हैं, वो है, इसको ड्राई नशा बोलते हैं, उनको दूसरी तरह का नशा बोलते हैं। तो ड्राई नशा मोस्टली आदमी जो है वो लोग लेते हैं, और दूसरा अदर देन ड्राई ड्रग नशे हैं, जैसे मैंने बताया, शराब, वोडका, विस्की, वाइन, टकीला, ये ज़्यादातर महिलाएं यूज़ करती हैं। तो उनकी संख्या लगभग नगण्य है। हालांकि उनके लिए इस तरह का कोई प्रोविजन अलग से कानून में नहीं है, सबको एक ही कैटेगरी के अंदर रखा गया है। सर, आपका क्या संदेश है ऐसे में? ये संदेश यही है कि यंग लोग जो यंग लोग हैं वो इस तरफ ना उन्मुक्त हों, देखें कि उनको आगे बढ़ना है, नौकरी लेनी है, अच्छा नेता बनना है, अच्छी किसी बड़े ऑफिसर में बनना है, या किसी समाज का एक मेन स्ट्रीम के अंदर यदि उनको रहना है तो ड्रग से दूर रहें, नहीं तो समाज उनको एक चोर, उचक्का और ड्रग एडिक्ट या नशाखोर की तरह देखेगा, और उनके समाज की, परिवार की, खुद की, उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। बहुत आप देख रहे थे जोगेंद्र डोगरा के साथ कलम न्यूज़ टीवी।